नमस्कार, समीर कुमार। कर्नाटक चुनाव में जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा की कि हम पीएफआई और बजरंग दल जैसे नफरत फैलाने वाले संगठन को प्रतिबंध लगाएंगे अगर हमारी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक चुनाव प्रचार में कल थे और वहां पर उन्होंने खुद को बजरंगबली घोषित कर दिया और कहा कि हम बजरंगबली के मानने वाले लोग हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं और ये लोग कांग्रेस वाले बजरंगबली पर प्रतिबंध लगाएंगे। वास्तव में बजरंग दल बजरंगबली हो ही नहीं सकता, क्योंकि बजरंग दल में नफरत के द्वारा समाज को बांटा जा रहा है और बजरंगबली नफरती नहीं थे। वो राक्षसों से लंका में लड़ाई की थी, लेकिन वो उन राक्षसों के प्रति भी नफरती नहीं थे। उन्हें भी वो रामचंद्र जी का जो उद्देश्य था या राम पथ था उस पर आने के लिए वो कहे थे और जो नहीं आए उनके साथ लड़ाई की थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की आबादी ही हमारी देश की एसेट है और अगर इस आबादी को नफरत के द्वारा तोड़ा जाए तो हमारा देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, कभी भी हमारा देश विश्वगुरु नहीं हो सकता है। और जैसा कि ये लोग खुद को बजरंगबली या राम राज्य के द्वारा मतलब अपने को प्रस्तुत करते हैं, तो अगर देश में वर्तमान में राम राज्य चल रहा होता तो अभी प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारी देश की वो बेटियां जो हमारे देश के गौरव है, जो हमारे देश के लिए विश्व प्रतियोगिता में पदक लाई है, वैसे खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हुए हैं और भारत सरकार अपने सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के बचाव में लगे हुए हैं। अगर राम राज्य होता, अगर ये बजरंग दल वाले बजरंगबली होते तो अभी तक ये मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह के लंका को ढा दिए होते। राम राज्य होता तो इतनी दिनों तक हमारी बेटियों को न्याय के लिए जंतर मंतर पर नहीं बैठना पड़ता। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मतलब इतना प्रतिभाशाली लड़की जो पूरे भारत की गौरव बनी, उनकी आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में इतने 10 दिनों से मेहनत कर रही है और पहुंचा नहीं पाई है, तो भारत की आम महिला बेटियों का क्या होगा। और आज देश को ये विचार करना होगा कि ऐसे नफरती लोग क्या बजरंगबली के उपासक हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में खेल में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है और जब हमारी महिला खिलाड़ी कुश्ती खिलाड़ी यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं, तब भारतीय क्रिकेट संघ या भारत के कोई भी बड़े क्रिकेट खिलाड़ी ने उन महिलाओं के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन हमें गर्व होता है भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू शेरे हिंद पर, जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई और उनकी बात सुनी। बड़ा संजीदगी वाला मामला है, इसलिए मैं ताड़ी वाड़ी कोई ना बजाए, कोई नारा वारा ना बजाए। मैं अपने स्पोर्टिंग हीरोज के लिए आया हूं और मैं ये जानता हूं कि स्पोर्ट एक साधना है। 140 करोड़ में जब कोई महिला अकेली मेडल जीतती है तो वो एक तपस्वी है और वो रोल मॉडल है, जिसकी प्रेरणा से करोड़ों लोग खेल जगत में वो प्रयास करते हैं जिससे देश गौरवान्वित होता है। ये रियल हीरो नहीं है गुरु, ये रियल हीरोज हैं जो मिट्टी से मिट्टी होते हैं। इसलिए इसको छोटे दायरे में बिल्कुल मत रखना। ये छोटे दायरे की बात नहीं है, ये पार्टियों से उठ के ऊपर ये देश की सभी औरतों के सम्मान की लड़ाई है और ये सीमित नहीं किया जा सकता। इसे उसी नजर से देखना होगा। अब देश के लिए सवाल यह है कि क्योंकि
दोषी एक बड़ा आदमी है, तो क्या यह सिस्टम उसे सुरक्षा कवच पहना रहा है या मंशा सजा देने की है? किसी भी केस की बुनियाद एफआईआर होती है और एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज कराने में? अहम बात यह है कि विमेन ऑफ एस्टीम, रिकॉग्निशन, चैंपियंस, अगर उनका यह हाल है, अगर उनको 10-10 दिन सड़कों पे भटकना पड़ रहा है, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा? ये सारा देश सवाल कर रहा है। ये सिस्टम पे सवाल है। ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ज्यादा देर ये जस्टिस डिनाई हुआ तो सिद्धू जान की बाजी लड़ाएगा, जान की बाजी। और मैं फड़ नहीं मारता हूं। सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द एफआईआर वंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिसाइफर्ड। और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रूवन हो गया है, तो फिर उसकी ऑप्शन नहीं है, उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करता तो 166 के तहत 2 साल कैद भी हो सकती है। नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल कि दोषी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, अक्यूज्ड एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। वो किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है और किसी को भी धमका सकता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? वेयर इज द मॉरल अथॉरिटी नाउ? He must resign for a fair probe, for a fair investigation. एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की गई, कमेटी बनाने का मतलब पूरा देश समझता है। यू आर स्वीपिंग थिंग्स अंडर द कारपेट। एफआईआर का मतलब, इसका कमेटी का मतलब क्या है? कि ठंडे बस्ते में डाल दो, भटकने दो और देरी करो, डिले करो, डिली डाली। कितनी कमेटियों ने सजा दी है भाई? फिर अहम सवाल जिसमें मैं आ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब जो एफआईआर हुई है और कोर्ट की प्रोसीडिंग से मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, वो पॉस्को एक्ट के तहत हुई है। पॉस्को इज नॉट अ बेलेबल ऑफेंस। जब वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, किस धारा के तहत किया है? आप माइल्ड एफआईआर तो नहीं कर रहे उसे क्लीन चिट देने के लिए, बैकडोर एग्जिट देने के लिए। बताइए किस धारा के तहत आपने वो किया है? और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती। मिनिमम सजा 3 से 5 साल है। अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं आपको विनती कर रहा हूं, इस बात को मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू अनकवर द ट्रूथ, तो जैसे बाकियों की होती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन इज अ मस्ट। पकड़ो जैसे होता है,
अरेस्ट करो और कस्टोडियल इंटेरोगेशन, वरना इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बारंबार 10 दिन भटकाते रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग हैं, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, अरे बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए अगर फर्क, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो जाएगा गर्क। सो ये सबसे अहम मुद्दा है साहब। क्या कानून